नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एक कहानी लेकर आए हैं। कहानी का नाम है नमक का दरोगा। लेकिन साथियों, दो और कहानियां होने वाली हैं। साथियों, एक वीडियो हम ऐसी भी लाएंगे जिसमें हम प्रेमचंद की महत्वपूर्ण सुप्रसिद्ध कहानियों से सभी पात्र आपके सामने प्रस्तुत करेंगे उस वीडियो में। तो भाग 6 लेकर आज प्रस्तुत हुए हैं और वो वीडियो हम जल्दी लाएंगे। तो यह वीडियो पूरी देखिएगा। इसमें दो कहानियाँ और हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी कहानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो पूरी देखिएगा साथियों। कहानी का नाम है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा की ईमानदारी इसमें बताई गई है। उसे ईमानदारी की सज़ा मिलती है जब जब उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। साथियों, जहाँ पर से नहीं आना है उसे आना है, ठीक है। जब उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, लेकिन अंत में उसकी ईमानदारी से उसको एक उच्च पद भी मिल जाता है। ओहदा एक ऊंचा मिल जाता है। दो पात्र हैं साथियों, बंशीधर और पंडित अलोपीदन। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पात्र हैं, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। नमक के दरोगा के दो मुख्य पात्र हैं, बंशीधर और पंडित अलोपीदन। साथियों, कहानी में होता क्या है कि बंशीधर नाम का एक लड़का है जो अपनी मेहनत से दरोगा हो जाता है। जब दरोगा हो जाता है, पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है, तो बंशीधर के जो पिता हैं, हालांकि उनका नाम नहीं बताया गया है, वो पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा रिश्वत ले, ऊपरी कमाई करे, क्योंकि आजकल ऊपरी कमाई से ही घर ज़मीनें आदि वगैरह खरीदी जा सकती हैं, ठीक है। घर वगैरह नए बनाए जा सकते हैं, बड़े घर। तो हालांकि जो बंशीधर है वो ईमानदार है, वो ऐसा नहीं करता है, ठीक है। और पंडित अलोपीदन के बारे में बताते हैं बाद में। होता क्या है, बंशीधर को दरोगा की नौकरी मिल जाने के बाद उसको कहा जाता है कि आपने इस इलाके में हो रही काला बाज़ारी, जो नमक की काला बाज़ारी है, उसके ऊपर ध्यान रखना है, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उस वक्त नमक पर बहुत ज़्यादा लोग काला बाज़ारी किया करते थे, ठीक है, ब्लैक में भेजा करते थे बहुत ज़्यादा। और बंशीधर एक रात सोया होता है, तो उसको चहलकदमी सुनाई देती है बहुत सारे बैलगाड़ियों की। तो उठता है, अपने एक साथी को साथ लेकर, और सड़क पर आ जाता है और देखता है तो बैलगाड़ियाँ आ रही होती हैं बहुत संख्या में। उस पर लदे हुए हैं नमक की बोरियां, ठीक है। और जब देखता है कि नमक की बोरियां हैं, तो गाड़ियां वहीं पर रुकवा देता है और मालिक को बुलाने के लिए बैलगाड़ियों के लोगों को कहता है। जो बैलगाड़ी चला रहे होते हैं लोग, उनको कहता है कि मालिक बुलाओ जिसकी हैं जे। तो पंडित अलोपीदन की गाड़ियां होती हैं, वो उनको बुलाया जाता है। पंडित अलोपीदन इनको पैसों की रिश्वत देने का भी प्रयोग करते हैं कि इतने पैसे ले लो, मुंह बंद करो अपना, ठीक है, आप मुंह बंद रखें अपना। तो पंडित अलोपीदन को गिरफ्तार कर लेता है बंशीधर, ठीक है। बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूँ। तो पंडित अलोपीदन पर मुकदमा होता है और वकील बहुत ज़्यादा महंगे महंगे कर लेता है जे, जिसकी वजह से ये छूट जाता है जेल से, ठीक है साथियों। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और हालांकि आरोपी होता है जे, और इसको सज़ा होनी चाहिए थी, इस पर जुर्माना लगना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, ये छूट जाता है और कुछ ही दिनों में बंशीधर को पद से अलग कर दिया जाता है। इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, ठीक है साथियों। तो एक और बात बता देते हैं कि पंडित अलोपीदन की वजह से ही इनकी नौकरी जाती है। लेकिन जब बंशीधर की नौकरी चली जाती है, तो पंडित अलोपीदन ही बंशीधर के घर एक दिन पहुंचते हैं और वह कहते हैं, बंशीधर और उनके पिता से, कि आप मेरे मुंशी बन जाओ। बंशीधर से कहते हैं पंडित अलोपीदन कि आप मेरे मुंशी बन जाओ और सारा जो धन का हिसाब किताब है वो करो, ठीक है। एक किस्म का क्लर्क की नौकरी पंडित अलोपीदन दे रहे थे बंशीधर को, क्योंकि वह बंशीधर की ईमानदारी से बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, प्रभावित हो गए थे, ठीक है। तो एक सुखमय अंत इस कहानी का कि नमक का दरोगा, ईमानदारी की सज़ा उसको नौकरी के बर्खास्त होने से मिली, ठीक है। लेकिन पंडित अलोपीदन जो कि दिल से अच्छे इंसान हैं, हालांकि है तो वो भी एक आरोपी किस्म के, ठीक है, लेकिन दिल के अच्छे हैं और बंशीधर की ईमानदारी की वो परख करना जानते हैं। और बंशीधर उनके लाए हुए एक कॉन्ट्रैक्ट पत्र पर वो साइन कर देता है, बंशीधर हंसते, क्योंकि बहुत सारी सैलरी जो है अलोपीदन ऑफर करता है बंशीधर को, ठीक है। तो इस कहानी में साथियों इतना ही। तो साथियों, अभी दूसरी कहानी जो हम लेकर आए हैं, इसमें से भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं और माना जाता है कि प्रेमचंद की जो अंतिम कहानी थी और 1936 ईस्वी में उन्होंने ये लिखी थी, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा।
और साथियों एक और बात बता देते हैं कि कफन कहानी गरीबी को बहुत ही दयनीय ढंग से प्रस्तुत करती है और एक अमानवीय व्यवहार उसका भी चित्रण इसमें देखने को मिलता है। जल्दी से पढ़ लेते हैं कफन कहानी में है क्या। गरीबी का चित्रण बहुत ही करुणाजनक किया गया है इस कहानी में प्रेमचंद के द्वारा। घीसू जो कि एक ससुर है, घीसू का अपनी बुधिया मतलब बहू और बेटे का अपनी बुधिया मतलब पत्नी के प्रति अमानवीय व्यवहार का चित्रण किया गया है। ठीक है, बुधिया नाम की एक महिला है, उसके ससुर का नाम घीसू और ठीक है, और उसके पति का नाम जहाँ पर आपको बता देते हैं, बेटा जो है घीसू का उसका नाम है माधव, वो आगे आएगा, नाम हमने आगे लिखा है। तो माधव की पत्नी प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, मतलब माँ बनने वाली है लेकिन वो कोठरी के अंदर पड़ी हुई है, ना उसको कोई उसके लिए कोई दाई आदि का प्रबंध करके दिया गया है, वो तड़प रही है। ठीक है, और लेकिन अमानवीय व्यवहार देखने को तब मिलता है लेकिन जब घीसू और माधव बाप बेटे झोपड़े के बाहर या कोठरी के बाहर बैठकर आलू भूनकर खा रहे होते हैं, क्योंकि कभी अच्छा खाना मिला ही नहीं इनको, मिला भी है तो कभी 10 साल पहले या 20 साल पहले मिला होगा, किसी ठाकुर ने खिलवाया होगा, जो कहानी में जिक्र है। वो आलू वगैरह भून कर खा रहे हैं। गरीबी का चित्रण यहाँ पर देखा गया है, किया गया है। वह अंदर मर जाती है, कौन, बुधिया, तड़प तड़प कर मर जाती है। अभी जब माधव देखने जाता है कि मर गई है, क्योंकि उसकी चीखें वगैरह जो है बंद हो गई जाती हैं, बंद हो गई, तो घीसू जो कि ससुर है वो कहता है अपने बेटे को कि माधव जरा देख के तो आओ कि कहीं वो अंदर मर तो नहीं गई। तो सचमुच माधव आकर बताता है घीसू को कि वह तो मर गई। तो अभी मरने की इतनी चिंता नहीं है, इनको कफन खरीदने की चिंता हो जाती है कि अभी मर गई है तो कफन कहाँ से आएगा, पैसे नहीं है। क्या लिखा जा रहा है कि कफन खरीदने तक के पैसे नहीं थे उनके पास। वह जिमीदार और अमीर और कई अमीरों के पास कफन और लकड़ी के पैसों के लिए जाते हैं। 5 रुपये जमा हो जाते, कोई उनको मना नहीं करता है, हालांकि सभी उनको नफ़रत करते हैं क्योंकि एक नंबर के गंदे आदमी कह सकते हैं, मतलब धोखा करने वाले अपने मालिकों से। ठीक है, काम नहीं करते, अगर उनको गलती से काम दिया भी जाता है। ठीक है, ठग हैं दोनों। लेकिन 5 रुपये जमा हो जाते हैं किसी भी कारण, क्योंकि अभी कोई मर जाए तो कोई ना कोई तो मदद कर ही देता है। ठीक है, अजीब बात यह है कि जो जीवन भर अच्छे कपड़े तक नहीं मिले उसे मरने के बाद कफन चाहिए। ये विचार जो है दोनों के हैं। ठीक है, बाप बेटा कफन के लिए चल पड़ते हैं शहर के, देखते हैं कि बाज़ार में, शहर में कोई दुकान हो उसमें कफन ले लेंगे। तय होता है कि कफन ना खरीद कर वे शराब पी जाए, क्योंकि कफन तो जल ही जाएगा, ये उनका विचार है। मछली, कलेजी और पूरी खाई जाती है। बहुत दिनों बाद जो पैसे हाथ लगे थे उनको, तो कुछ ना कुछ तो खाना ही था। कफन का क्या है, जल ही जाएगा। ठीक है, अंत में दोनों शराब पीकर उछलते कूदते हैं। माधव रोता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन अभी वो कहता है कि बापू मैं मतलब हम जीते जी तो हम उसके लिए कुछ कर नहीं पाए, मरने के बाद। तो वो घीसू कहता है, जो ससुर है बुधिया का, वो कहता है कि वो तो अच्छा हुआ मर गई बेचारी, इस गरीबी से तो उसको छुटकारा मिला। अभी स्वर्ग में ऊपर जहाँ भी उसको जगह मिलेगी वहाँ सुखी रहेगी। तो ये आदि कहानी है साथियों। गरीबी का भी जिक्र है, और जिक्र है कि अगर अच्छे काम ना किए जाएं तो लोग आपको फटकार भी लगाते हैं। ठीक है, और कोठरी में पड़ी पड़ी वो लाश का क्या हुआ यह नहीं बताया गया है। ठीक है, पीछे से गांव वाले ने जला दिया होगा, बहुत सी औरतें आई रोक कर चली गई, ये भी बताया गया है इसमें। लेकिन कफन कहानी एक अमानवीय चित्रण 2 आदमियों का बताती है, गरीबी का बताती है। ठीक है, तो इस कहानी के जो पात्र हैं घीसू, माधव, बुधिया, 3 पात्र हैं साथियों। अगली कहानी पढ़ते हैं। अगली जो कहानी है साथियों उसका नाम है बूढ़ी काकी। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। ठीक है, एक कहानी हमने साथियों पीछे पढ़ी थी ना, बेटों वाली विधवा। ठीक है, बेटों वाली विधवा। उस कहानी में भी बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार का चित्रण अच्छे ढंग से किया था प्रेमचंद ने। बूढ़ी काकी में भी ऐसा ही है।
लेकिन साथियों एक अंतर इसमें देखने को मिलता है कि बेटों वाली विधवा जो कहानी है उसमें जो अंत है कहानी का बहुत ही दयनीय, लेकिन इस कहानी में जो अंत है वो थोड़ा उल्टा रखा है प्रेमचंद ने। कहानी को पढ़ लेते हैं। कथानक में क्या होता है, बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद अपने एक भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दी। विजय वैसे ही देती है साथी। पंच परमेश्वर कहानी पढ़ी थी ना हमने, उसमें जिस प्रकार से जुम्मन शेख अपनी खाला की जायदाद को अपने नाम करवा लेता है, जैसे खाला ही उसको अपनी जायदाद का वारिस बना देती है, लेकिन उसके बाद कैसे दुर्व्यवहार करता है फिर जुम्मन शेख अपनी खाला से, वैसी स्थिति जहाँ पर भी देखने को हमें मिलती है। बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दी। कुछ दिन तो बहुत लाड़ प्यार दिखाया अपनी काकी के संग, लेकिन समय बीतने पर पत्नी रूपा और बुद्धिराम दोनों उसको बात बात पर ताने देने लगे। ना खाने के लिए देते थे कुछ, अगर कपड़े के लिए मांग लिया तो बहुत हल्ला हुआ करता था। काकी चल फिर नहीं सकती थी, रेंग ही सकती थी, ये भी बताया गया है कहानी में। एक और बात, मैं सिर्फ अपनी खटिया पर ही रहती थी, ठीक है ना। तो निर्जीव वस्तु किस प्रकार से समझ लिया जाता है बुजुर्गों को, वैसी स्थिति थी। एक दिन घर में एक दिन घर में बेटे का जन्मदिन था, ठीक है। रूपा और बुद्धिराम का एक लड़का है, एक लड़की है, ये भी बताया गया है। हालांकि लड़के का नाम नहीं बताया गया है, लाडली नाम की लड़की जरूर बताई गई है, ठीक है। एक दिन घर में बेटे का जन्मदिन पर दावत रखी गई थी, ठीक है। जन्मदिन था और दावत रखी गई थी। सब परिचित लोग आए, सब जो रिश्तेदार हैं गांव वासी हैं उनको बुलाया गया, ठीक है साथियों। काकी रेंग कर रसोई में आई जहां पूरियां तली जा रही थी। अभी काकी के मुंह में पानी आने लगा। पूरियों जो तली जा रही थी साथियों, उससे अच्छी अच्छी सुगंध आ रही थी, ठीक है। तो काकी ने जब वो सुगंध को सूंघा, मतलब उसको एहसास हुआ कि घर में तो मतलब अच्छा अभी खाना बन रहा है, तो उससे रहा नहीं गया। वो वहाँ आ गई जहाँ रसोई थी और पूरियाँ जहाँ पर तली जा रही थी। रूपा आई और सबके सामने गुस्से में उसको घसीटती हुई ले गई। सब लोग खा पी कर निकल गए, गाँव वासी सगे संबंधी सभी। रूपा बुद्धिराम भी रात को खा पी कर सो गए, मतलब उसको खाना दिया ही नहीं गया, कैसे बुला दिया गया हो किसी को, है ना, ऐसी स्थिति हो गई। तो खा पी कर सो गई, ठीक है। रूपा की लड़की लाडली आकर बची कुची पूरियाँ काकी को देने लगी, ठीक है, जो भी थी। काकी ने खा ली, लेकिन काकी की क्या थी, अभी भूख नहीं मिटी। वह बाहर रेंगती हुई आई और जूठी पतले चाटने लगी। देख लो कि ऐसी स्थिति किसी की हो सकती है क्या, जिसकी पूरी जायदाद है, जिसकी वजह से बुद्धिराम और रूपा जो है वो मतलब आराम की ज़िंदगी जो है जी रहे हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, आराम भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, अब उसी को ही जूठी पतले चाटने पर उतारा हो जाए, मतलब कैसे जूठी पतले चाटने पर वो मजबूर हो रही है। रूपा की नींद खुल जाती है। उसने काकी को ये सब करते देखा तो वह बहुत दुखी हुई। उसने काकी को खाना परोसा, पेट भर उसका काकी ने खाया, लेकिन उसने भगवान से माफ़ी भी मांगी। किसने? रूपा ने, कि उसकी सज़ा उसके बच्चों को ना दे। जहाँ पर रूपा नाम की जो स्त्री है उसका पश्चाताप बताया गया है, और साथ में यह भी बताया गया है कि जो मैंने किया है कहीं मेरे बच्चों को ये फल ना भोगना पड़े। दरअसल वो डर गई थी कि कहीं मुझे मतलब बुढ़ापे में ऐसा ना करने के लिए मजबूर किया जाए मेरे बच्चों के द्वारा। तो ये भी जहाँ पर संकेत मिला गया, ठीक है। तो काकी, जिसको बूढ़ी काकी कहा गया है, वो पात्र है बुद्धिराम, रूपा और लाडली, ठीक है। जो 3 पात्र हैं साथियों। ये भी कहानियाँ कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत जल्द और भी वीडियोस हम लाने वाले हैं, ठीक है। अभी तो जिनेंद्र कुमार भी पड़ा हुआ है हमारा, बहुत महत्वपूर्ण कहानीकार, उसकी भी कुछ कहानियाँ 2-4 कहानियाँ आपको बताएंगे जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। अच्छे कहानीकार हैं वो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।